तो स्टूडेंट्स सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, हम बिना समय गवाए हम शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। हिंदी में हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिकी, है ना। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रॉनिकी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, चल तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी, है ना, नाम से क्लियर है। जैसे हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था रोबोटिक्स, है ना, पढ़ा था ना, या हम कहते हैं मैथमेटिक्स। तो जिसमें भी लास्ट में इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन आता है तो मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि ये कोई ब्रांच है जिसके अंदर हम कुछ स्टडी चीज़ों की करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये भी एक ब्रांच है। ठीक है, ऑब्वियसली साइंस की, इंजीनियरिंग की ब्रांच हम इसे कह सकते हैं। अब इस ब्रांच के अंदर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं वो देखना है हमको। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक में एक वर्ड आ रहा है, सभी को समझ में आता है, क्या वर्ड है वो? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ऐसे कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन से परिचित नहीं है, जिनको इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता है? ऐसे कोई व्यक्ति है क्या भाई स्टूडेंट्स? योगेंद्र, विजय, कोमल, हाँ, आप में से कोई भी ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता है? सबको पता है। ठीक, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो, हर किसी मैटर में एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना। और उसके बाहर जो ऑर्बिट है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाला एक सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, मतलब उप परमाणुवीय कण है, परमाणु के अंदर पाए जाने वाला एक कण है। जैसे कोई उपग्रह किसी ग्रह के चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती, वैसे ही इलेक्ट्रॉन किसके चक्कर लगाता है? अपने न्यूक्लियस के। बात समझ में आ गई? तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें हम इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जहाँ पर हम स्टडी करेंगे, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। अच्छा, इसमें भी एक छोटा सा एक चीज़ और हमें जोड़ना पड़ेगी कि स्टडी हम कर तो रहे हैं, किसके अंदर कर रहे हैं? सेमी कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर कर रहे हैं? सेमी कंडक्टर के अंदर। ठीक, मतलब कि आप यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि मैं कंडक्टर को अगर छोड़ दूँ, है ना, कंडक्टर को आप छोड़ दीजिए तो कंडक्टर के अलावा सेमी कंडक्टर हो गया, है ना। इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जो स्टडी है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की जो अध्ययन है, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। ठीक, अच्छा, फिर प्रश्न उठता है कि भाई अगर कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसको मैं क्या कहूँगा? कोई बता सकता है क्या? कोई कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी स्टडी को मैं क्या कहूँगा? जैसे मैंने सेमी कंडक्टर के लिए कह दिया कि सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो की स्टडी अगर मैं करूँगा तो उसे मैं क्या कहूँगा? इलेक्ट्रॉनिक्स कहूँगा। इसी तरीके से कंडक्टर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर जगह फ्लो हो रहा है ना, सेमी कंडक्टर में भी होगा, नॉन कंडक्टर में भी है कुछ अमाउंट में, और उसके बाद में आपका कंडक्टर में तो होता ही है ना। तो इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक। क्या कहूँगा मैं? इलेक्ट्रिक, है ना। तो दो वर्ड हमारे पास हो गए, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एक हो गया इलेक्ट्रिक। ठीक, तो यही अंतर होता है। जैसे हमारा फैन है, फैन इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या डिवाइस है? बताओ तो जरा। फैन जो है इलेक्ट्रिक है ना। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा मोबाइल इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रॉनिक है? ठीक है, तो बात समझ में आ रही? तो फिलहाल अभी हमें केवल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी है। किसके अंदर? विभिन्न माध्यमों के अंदर, मतलब वेरियस जो मीडियम्स है उनके अंदर। उसी में से एक मीडियम कौन सा है? हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक, अच्छा, इसको समझ लो जरा। सेमी कंडक्टर क्या होता है? तीन चीज़ें होती है हमारे पास। एक तो होती है चालक, है ना, जिसको हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, दूसरी होती है कुचालक, जिसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। ठीक है, और तीसरी होती है हमारे पास सेमी कंडक्टर, जिसको कहा जाता है अर्धचालक। ठीक है भाई, इसको क्या कहा जाता है? अर्धचालक। ठीक, तो चालक मतलब कंडक्टर, कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर, और अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर। ठीक, अब चालक क्या होता है? चालक का मतलब ये है कि भाई जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई मेटल का वायर लिया, कॉपर का वायर है मेरे पास या आयरन का वायर है मेरे पास, तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हूं तो वो फ्लो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है। मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं आराम से, उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। ठीक, उसमें आपकी सारी मेटल्स आ जाएंगी।
नॉन कंडक्टर में किसे कहूँगा? ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आप नहीं कर सकते हो, है ना, जैसे कि लकड़ी हो गई, कांच हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। तो उनको हम कहेंगे कुचालक है, वो नॉन कंडक्टर है, रबर हो जाएगा। इसके बाद है आपका अर्धचालक। अर्धचालक क्या होगा? इन दोनों के बीच का केस है ना, मतलब कंडक्टर की तरह ना तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और नॉन कंडक्टर की तरह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब दोनों के बीच का पोजीशन है वो, ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बिल्कुल ही कम है, ठीक है। तो उसी अवस्था को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, उसी स्टेट को या उसी पदार्थ को हम क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? सिलिकॉन, है ना, गैलियम, ये सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक, जो ना तो चालक की तरह बहुत ज़्यादा जो है फ्लो कराते हैं, ना ही कुचालक की तरह बिल्कुल बंद कर देते हैं, बीच की स्थिति यहाँ पर हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी है, किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को एक कंट्रोल्ड अमाउंट में जो है फ्लो होने देता है, ठीक, उसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन, गैलियम एक्सेट्रा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो जरा, इसके आगे हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी है यहाँ पर, है ना, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, है ना। उसकी डिटेलिंग में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, पर उसकी हिस्ट्री के बारे में हमको जानने की थोड़ी सी आवश्यकता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर 1870 या 72 के आसपास की बात है ना। एक साइंटिस्ट है विलियम क्रुक्स, क्या नाम है उनका? विलियम क्रुक्स। और दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे पास 1897, मतलब कि 1897, है ना, इनका नाम है जे थॉमसन, ठीक है। ये नाम तो आपने सुना ही होगा जे थॉमसन का, ठीक है। एक है विलियम क्रुक्स और एक है जे थॉमसन, ठीक है। तो 1897। अब देखो 1872 में क्या हुआ, पहले ये समझो कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, वास्तव में किसने की थी? विलियम क्रुक ने की थी। किसने की थी? विलियम क्रुक ने। बट उन्होंने उस समय, उनको ये नहीं पता था कि जिस चीज़ की मैंने खोज की है वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉन है। उस सब्सटेंस को या उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम देने का जो काम है वो किसने किया है? जे थॉमसन ने। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। विलियम क्रुक ने हालांकि उसका पता लगा लिया था, बट उन्होंने उसका नामकरण नहीं किया, उसको नाम नहीं दिया, और ना ही उसको जो है अच्छे से उन्होंने ये बताया कि भाई ये प्रॉपर जो है इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, ठीक। ये चीज़ हमको किसने बताई? जे थॉमसन ने। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। चल, तो अब देखो इन्होंने खोजा कैसे था उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। इन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब एक कांच की इस तरीके की नली होती है ना। इस ट्यूब के अंदर उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक इस तरफ लगाया और दूसरा इस तरफ लगाया, ठीक। अब ये जो ट्यूब है इसके अंदर उन्होंने एक वैक्यूम पंप लगाया। कौन सा पंप लगाया? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है भाई? जो वैक्यूम क्रिएट करता है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? निर्वात। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि निर्वात बनाने वाला एक पंप है जो इस ट्यूब के अंदर की सारी हवा को क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? निर्वात बन जाएगा, ठीक, वैक्यूम बन जाएगा। कांच की ट्यूब है, पूरी तरीके से सील्ड है, बंद है। एक तरफ इसमें इलेक्ट्रोड इस तरफ लगा हुआ है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड इस तरफ लगा हुआ है, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर से उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो पूरी एयर को बाहर निकाला। बहुत ही कम अमाउंट में एयर जो है इसके अंदर उन्होंने छोड़ी, जिसको हम कह सकते हैं कि वेरी लो प्रेशर था इसके अंदर एयर का, है ना। लो प्रेशर, कितना लो? तो 0.01 mm। कितना? 0.01 mm का एयर प्रेशर था यहाँ पर, है ना। और ये उन्होंने किसकी मदद से कम किया? इस वैक्यूम पंप की मदद से। सारी एयर जो है वो खींचते चले गए और वैक्यूम पंप से अंदर का जो एयर का प्रेशर है बहुत कम हो गया। दूसरी चीज इन्होंने क्या की कि ये जो इलेक्ट्रोड थे इनको बैटरी से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? बैटरी से। एक पावरफुल बैटरी यहाँ पर लगाई, या इलेक्ट्रिक सोर्स हम इसको कह सकते हैं, और लगभग 10,000 वोल्ट का
10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज जो है इसको उन्होंने प्रोवाइड कराया। ठीक है, मतलब कि प्रेशर लो रखना है पर वोल्टेज कैसा रखना है, हाई रखना है, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। एक ट्यूब है कांच की, उस कांच की ट्यूब के अंदर प्रेशर को बहुत कम किया गया, एयर प्रेशर को, है ना। इलेक्ट्रोड 2 लगाए गए, इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ा गया, उस बैटरी का जो वोल्टेज था 10,000 वोल्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। अब देखो क्या हुआ, इस वैक्यूम पंप को बंद कर दिया गया। इसके बाद जब वोल्टेज से इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा गया इस बैटरी से, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अच्छा, उन्होंने एक और काम किया था इसके अलावा कि अपने जो इलेक्ट्रोड थे, है ना, उस इलेक्ट्रोड को उन्होंने कैसे बना रखे थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने पोरस बना रखा था। क्या बना रखा था, पोरस। पोरस का मतलब होता है छोटे छोटे छेद थे उसके अंदर, है ना, इस तरीके से ये छोटे छोटे छेद, इसको हम कहते हैं छिद्रित इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं, छिद्रित इलेक्ट्रोड। फिर दोनों में से एक इलेक्ट्रोड के साथ उन्होंने ये किया था। ठीक है, दोनों के साथ नहीं किया था, एक इलेक्ट्रोड के साथ। अब देखो क्या, देखो ये तो उन्होंने अलग अलग मेटल्स के लगा के देखे, यही तो इंटरेस्टिंग बात है इसमें इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। देखो पहले तो उन्होंने अपनी मर्जी से जो भी उनको मेटल अच्छी लगी लगा ली, उसके बाद उन्होंने बार बार मेटल को चेंज करके देखा, है ना, तब भी जो रिजल्ट है उनको सेम मिल रहे थे। ये आगे कहानी में बताऊंगा, है ना। तो देखो 2 इलेक्ट्रोड है, कोई सी भी मेटल के उन्होंने लगा लिए जो उनकी इच्छा थी। इलेक्ट्रोड जो है कैसा था, एक उसमें से छिद्रित था, मतलब कि छोटे छोटे छेद थे उसके अंदर, पोरस था। अब उस पोरस इलेक्ट्रोड के पीछे की तरफ जो कांच की नली थी उसमें उन्होंने एक ब्लैक कलर का, आप कह सकते हो आयरन या आयरन सल्फाइड का जो है लेप लगा दिया, है ना, काले कलर का, बिल्कुल काला कर दिया इस तरफ की ट्यूब को। ठीक, अब उन्होंने अपना प्रैक्टिकल शुरू किया। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा तो उन्होंने देखा कि जो आपका कैथोड था, है ना, एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड होगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बैटरी के टर्मिनल को, तो ये बन जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा कैथोड और ये बन गया हमारा एनोड। तो उन्होंने ये देखा कि भाई जब मैंने 10,000 वोल्ट का विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित करी, तो यहाँ पर सीधी रेखा में चलने वाली, है ना, मतलब कि उनको कोई वो इनविजिबल थी, वो दिखाई नहीं दी थी उनको, है ना। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पर जो पीछे इन्होंने काला काला पूरा रंग लगाया हुआ था, वहाँ पर वो जो रंग था वो धीरे धीरे हटने लगा, मतलब कि जो ट्यूब थी ग्लास की चमकदार वो दिखने लगी, और काला रंग जो है वहाँ से क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लगा, हटने लगा। ठीक है, अब उसके हटने की वजह क्या थी, उन्होंने दिमाग लगाया, तो उन्होंने सारे कुछ करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि भाई इस इलेक्ट्रोड से कुछ इनविजिबल रेज जो है वो मूव कर रही हैं, है ना, कुछ अदृश्य किरणें यहाँ से चल रही हैं। ठीक है, उन अदृश्य किरणों के कारण जो इस पोरस इलेक्ट्रोड से निकली और जाकर के किससे टकराई, इस कांच की ट्यूब से टकराई, उसके ऊपर काला कलर लगा हुआ था, उस कलर को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक, इसी वजह से वो चमकदार दिखने लगा। ठीक, तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया, मतलब ये कंक्लूजन निकाला कि भाई जब 10,000 का वोल्ट का मैं करंट छोड़ता हूं तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इस विसर्जन नलिका के अंदर कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो एनोड के पीछे जाकर इस ट्यूब से टकराती हैं। बात समझ में आ गई। अब उन्होंने देखा कि भाई इन इलेक्ट्रोड को हम चेंज करके देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट में कुछ नयापन आता है या नहीं आता है। ठीक, अब देखो इसके बाद जब ये प्रैक्टिकल होता है तो इसमें E/m रेशो निकाला जाता है ना। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब मास। ठीक, ये हो गया मास, ये हो गया चार्ज। बात समझ में आई। तो हम मान लेते हैं कि पहले उन्होंने जिंक के इलेक्ट्रोड लगाए और जिंक का इलेक्ट्रोड लगा करके ये E/m रेशो निकाला, मान लो ये आता है 1। ठीक, अब जिंक के बाद उन्होंने मान लो आयरन का इलेक्ट्रोड लगा दिया, लोहे के इलेक्ट्रोड लगा दिए, लोहे के इलेक्ट्रोड लगाए तब भी ये E/m रेशो जो है कितना आया, 1। मतलब उन्होंने अलग अलग बहुत सारी मेटल्स को लगा के देखा इलेक्ट्रोड, पर सब केस में E/m रेशो जो है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो हमेशा कैसा आ रहा था, बराबर आ रहा था। ठीक, तब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो कि फंडामेंटल है, जो कि मूलभूत है, हर पदार्थ में, हर तत्व में उपस्थित है, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब कि उन्होंने ये चीज कह दी कि एक बहुत बड़ी एक खोज आप इसको कह सकते हो कि फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब मूलभूत कण है। कैसा कण है, मूलभूत। मूलभूत का मतलब
जो कि हर जगह उपस्थित है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, हर जगह है, कोई सा भी पदार्थ हो, कोई सा भी मेटल हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन तो सभी में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की इस तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि क्या कर दी, खोज कर दी, ठीक। मूलभूत कण, इसके अलावा उन्होंने इन रेस को क्या कहा, इन रेस को कहा कैथोड रेस। क्या कहा भाई, कैथोड रेस, ठीक है। कैथोड रेस किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। कैसे, उस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है वो। अब ये निष्कर्ष उन्होंने कैसे निकाला कि भाई वो नेगेटिवली चार्ज है ना। तो उसका निष्कर्ष उन्होंने इस तरीके से निकाला कि वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, इसीलिए वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता तो वो कैसा होता, पॉजिटिव होता। बात समझ में आ गई, ठीक। इसके अलावा उन्होंने इनकी और कई सारी प्रॉपर्टी बताई, जो कि मैं आपको फटाफट बता देता हूं। जैसे कैथोड रेस सीधी लाइन में ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में, है ना। अगर इनके सामने मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं, जैसे मान लो मैंने छोटा सा व्हील रख दिया, तो वो इसको घुमाने लगेंगी, है ना। जैसे हवा से चक्री घूमती है, तो कहने का मतलब कि इनमें काइनेटिक एनर्जी भी है ना। फिर अगर इनके सामने मैं कोई मेटल का छोटा सा टुकड़ा रख देता हूं, तो वो उसको गर्म कर देती है, मतलब कि ये किसी भी चीज अगर इनको ब्लॉक किया जाएगा तो ये एक तरीके से ब्राइटनेस जनरेट करेगी, है ना। इसी के प्रिंसिपल पर हमारे ट्यूबलाइट काम करता है। ये ट्यूबलाइट जो है क्या है, ये इस तरीके का ये डिस्चार्ज ट्यूब ही तो है ना। ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, कभी आप पुराने ट्यूबलाइट को देखना तो पूरी खोखली नली है, एक यहाँ पर एक आपको मिलेगा इलेक्ट्रोड, एक यहाँ मिलेगा। तो ये इन जो आपकी रेज है, कैथोड रेज, इन्हीं के सिद्धांत पर ट्यूबलाइट बना हुआ है ना। इसी डिस्चार्ज ट्यूब के सिद्धांत पर आपका टेलीविजन काम करता है, जिसके अंदर जो पिक्चर ट्यूब होती है टेलीविजन में, वो पिक्चर ट्यूब भी कैसी होती है, वो इसी की बनी होती है, इसी तरीके के प्रिंसिपल पर बनी होती है। बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के इस एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब निकला कि हमको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इस एक्सपेरिमेंट को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मिला, ठीक। अब आगे जे थॉमसन ने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया और उसकी आगे की बातें उन्होंने बताई। क्लियर। बाकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर ली थी, इलेक्ट्रॉन की खोज विलियम क्रुक्स ने 1872 में कर ली थी, ठीक है भाई। चलो और हिस्ट्री के आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो 1897 जे थॉमसन, है ना, इलेक्ट्रॉन लिख लो। उसके बाद लिखो अगली बात 1909 में जॉन फ्लेमिंग, है ना, ये क्या थे, 1904 में जॉन फ्लेमिंग, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का एक तरीके से अपग्रेड किया, है ना। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब अभी हमने बनाई थी ना, उसी को वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। उसको अपग्रेड किया, उसको और अच्छी क्वालिटी का बनाया, ठीक। तो आप यहां पर लिख लो कि जो विसर्जन नलिका है, डिस्चार्ज ट्यूब है ना, उसको क्या किया उन्होंने, अपडेट किया या अपग्रेड किया, ठीक है। किसने किया, जॉन फ्लेमिंग ने। कब किया, 1904 में, ठीक। और ये कौन थे, ये ब्रिटिश इंजीनियर थे। अब 1906 में ली डे ने जो है एक इंपॉर्टेंट चीज बनाई, जो कि इलेक्ट्रॉनिक का बेस है। 1906 में ली डे फॉरेस्ट, उनका पूरा नाम क्या था, ली डे फॉरेस्ट जो थे, उन्होंने ट्रायोड बनाया। क्या बनाया, ट्रायोड बनाया, ठीक है। अब ये ट्रायोड क्या होता है भाई, ट्रायोड जो है एक तरीके का हम कह सकते हैं, आगे वैसे मैं इसको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसमें। ट्रायोड भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि आपका जो करंट है उसको कंट्रोल करता है। इसके एक सिरे पर जो है लो रेजिस्टेंस होता है, दूसरे सिरे पर हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रायोड बना लिया, किसने बना लिया, ली डे फॉरेस्ट ने, ठीक है। अब ये ट्रायोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप कभी भी अपना मोबाइल या कुछ भी ओपन करके देखोगे इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें एक बहुत बड़ा आपको प्लेट दिखाई देता है ना, जो कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट्स लगे होते हैं। तो उसी में आईसी भी मिलेगा आपको, ट्रायोड भी मिलेगा, है ना, बहुत सारी चीजें। तो मतलब इसके बिना कोई भी सर्किट बना पाना संभव है क्या, नहीं है, ठीक। तो ट्रायोड को इन्होंने बना दिया। अच्छा, ट्रायोड एक और काम आप उसको नाम से जान सकते हो, उसको कहा जाता है एम्पलीफायर। क्या कहा जाता है, एम्पलीफायर, मतलब प्रवर्धक
हिंदी में इसे क्या कहेंगे, प्रवर्धक। क्या काम होता है प्रवर्धक का? एम्पलीफायर का मतलब ये होता है कि जो वीक सिग्नल को क्या कर दे, एम्पलीफाई कर दे, बढ़ा दे, है ना। जैसे कि होता है ना, केबल हमारे घर में आ रहा है या कोई भी दूसरी चीज़ आ रही है, मोबाइल का नेटवर्क आ रहा है, तो जगह जगह टावर लगाए जाते हैं ताकि जो सिग्नल सैटेलाइट से आ रहा है उसके सिग्नल वीक ना होने पाए और हम सभी को अच्छा प्रसारण मिले। ठीक, तो ये भी क्या करता है, सिग्नल को वीक होने से बचाता है। ठीक, चलो अगला जो था 1947 में बेल लेबोरेटरी के अंदर जो है ट्रांजिस्टर बना लिया गया। क्या बना लिया गया, ट्रांजिस्टर। 1947 मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय की बात है। 1947 में बेल लेबोरेटरी मतलब कि बेल प्रयोगशाला, बेल प्रयोगशाला के द्वारा क्या बना लिया गया, ट्रांजिस्टर बना लिया गया, ट्रांजिस्टर बना लिया गया। ठीक है, अब देखो इनके कोई हिंदी नाम नहीं है, ट्रांजिस्टर को आपको ट्रांजिस्टर ही कहना पड़ेगा। तो बेल प्रयोगशाला के द्वारा 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण कर लिया गया, जिसके बिना भी इलेक्ट्रॉनिक जो है संभव है क्या, नहीं है। ठीक है, बनाने वालों में कौन कौन थे, विलियम शॉकले, विलियम शॉकले, ठीक है, और जॉन बारदीन। विलियम शॉकले और जॉन बारदीन जो थे, इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, जो कि 1947 में इन लोगों ने बना लिया था। ठीक है, अच्छा 1947 में इन्होंने बना लिया, बट उसको जो है लॉन्च इन्होंने 1948 में किया था, है ना। तो कभी कभी आपको इन बुक्स में आपको ये दोनों ईयर्स में से कोई भी एक लिखा हुआ दिख सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत हमें नहीं है। 1947 में वो बना था। किसने बनाया था, बेल लेबोरेटरी। बेल लेबोरेटरी के अंदर किसने बनाया, तो विलियम शॉकले और जॉन बारदीन। ठीक, इन्होंने बनाया और उसको लॉन्च कब किया, 1948 में। ठीक, अब आगे लिखो 1958 में, ठीक है, 1959 में मोहम्मद अटल्ला, अगला नाम 1958, ठीक है, मोहम्मद अटल्ला, क्या नाम था इनका, मोहम्मद अटल्ला। ठीक है, ईयर लिखो 1958, मोहम्मद अटल्ला और डोवोन। तो देखो भाई, मोहम्मद अटल्ला और डावोन कहंग, है ना, ये नाम अच्छे से याद रखना। कब की बात है, 1958 की बात है। इन्होंने क्या काम किया था भाई, ये भी बेल लेबोरेटरी के ही साइंटिस्ट थे या इंजीनियर थे। इन्होंने ये किया कि ये जो ट्रांजिस्टर बनाया गया था, इसको अपग्रेड किया। क्या किया, इसको और ज़्यादा हाई जनरेशन, हम कह सकते हैं कि जो इसका अपग्रेडेशन है, मतलब इसको कि इन्होंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, है ना। जैसे होता है ना, कोई नई नई चीज़ बनती है, धीरे धीरे अपग्रेड होती जाती है। भाई पहले मोबाइल बना तो बहुत बड़ा हुआ करता था, धीरे धीरे क्या होने लगा, वो इतना छोटा हो गया कि हमारी जेब में आने लगा। ठीक, तो मोहम्मद अटल्ला और डावोन कहंग ने क्या किया, बेल लेबोरेटरी में ट्रांजिस्टर को जो है इन्होंने अपग्रेड काम किया था। ठीक, अच्छा, इस ट्रांजिस्टर को उन्होंने नाम दिया था मॉसफेट। क्या नाम दिया था, मॉसफेट। तो कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इस नाम से भी आ जाता है कि मॉसफेट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉसफेट क्या है, एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर है, किसने बनाया, मोहम्मद अटल्ला और डावोन कहंग ने। कहाँ के थे ये, बेल लेबोरेटरी के थे। कब बनाया, 1959 में। फिर इसमें भी यही है कि इसको लॉन्च 1959 में किया गया था। ठीक है, बना लिया था 1958 में, लॉन्च कब किया, 1959 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ नाम है, जो जितने भी नाम हम पढ़ रहे हैं उनको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए, अगला नाम लिखो। अब आ जाओ 1959 में एक और काम हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या काम हुआ कि यहाँ पर आईसी का निर्माण हो चुका था, है ना। आईसी समझते हो क्या होता है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, है ना, सब में आईसी जरूरी होता है ना, आईसी। तो 1958 और 59 में किसकी निर्माण हो चुका था, आईसी का। आईसी का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है,
इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब हिंदी में इसको कहेंगे एकीकरण या एकीकृत बोलेंगे, है ना, एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ छोटे छोटे होते हैं आईसी, है ना, बिल्कुल ऐसे हम कह सकते हैं कि डिब्बियों जैसे, वो आपके सर्किट में आपको लगे हुए मिलेंगे। कभी कोई पुरानी टीवी मोबाइल आप कुछ भी खोल करके देखोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें जरूर मिलेंगी। ठीक, तो ये कब बनी आईसी? आईसी बनी इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ 1958 और 59 के आसपास जो है ये बनी। ठीक है, अच्छा, फिर इसको बनाने वाला कौन थे? रॉबर्ट नॉयस। ठीक है, कौन थे? रॉबर्ट नॉयस। ठीक है, ये मिटा दूं भाई नीचे वाला, बोलते चलो थोड़ा, है ना, बिल्कुल। चलो, तो रॉबर्ट नॉयस ने इसको बनाया और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था जैक किल्बी। जैक किल्बी। ठीक, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने आईसी बनाया। कब बनाया? 1958 और 59 में। क्या कहते हैं आईसी को? इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एकीकृत परिपथ। ठीक, आईसी किसके लिए जरूरी होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जरूरी होता है, इसके बिना आप सर्किट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। आगे इसकी हम डिटेलिंग पढ़ेंगे। ठीक, चलो अगला ईयर लिखो 1971। ये नाम मिटा दूं? चलो अभी लिखे रहने देते हैं। 1971 में इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, है ना। इंटेल कंपनी के द्वारा किसका निर्माण हुआ? माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर भाई? प्रोसेसर क्या होता है ये बता दो भाई। कोई भी कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, उसमें प्रोसेसर तो होगा जिसको हम सीपीयू कहते हैं, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को तो सबको पहचानते हो ना, सीपीयू तो वही सीपीयू का बहुत ही छोटा रूप मतलब माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि देखो पहले के ज़माने में जब कंप्यूटर बनते थे तो बहुत बड़े बड़े होते थे, है ना, पूरा आपका रूम के बराबर का कंप्यूटर होता था, तो मतलब उसके सारे जो पार्ट्स हैं वो भी बड़े बड़े होते थे। अब जब पार्ट्स छोटे होंगे तो ही कंप्यूटर छोटा होगा, है ना। इसी वजह से माइक्रो प्रोसेसर को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि जब माइक्रो प्रोसेसर बन गया मतलब जो आपके इक्विपमेंट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक आपके प्रोडक्ट हैं, उन सभी का जो साइज है वो कैसा होने लगा? धीरे धीरे छोटा। और छोटा साइज होने से क्या फायदा हुआ? पोर्टेबल हो गए, कहीं भी आप आसानी से उनको ले जा सकते हो। दूसरी चीज, उनके प्राइस में जो है वो थोड़ी सी कमी आ गई। तीसरी चीज जो है, उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। तो बहुत सारे फायदे हुए किसकी वजह से? माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की वजह से आपका जो भी आपका सिस्टम आप बना रहे हो उसका साइज छोटा हो गया, और छोटा साइज रहेगा तो कई चीजें उसमें फायदे की रहेंगी। ठीक, अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि ये इसका उन्होंने नाम क्या दिया था? इसका उन्होंने नाम दिया था 4004, मतलब नंबर आप इसको मान सकते हो। 4 बिट वाला ये माइक्रो प्रोसेसर था। कितने बिट वाला था? 4 बिट वाला माइक्रो प्रोसेसर 4004 जो है, इसको उन्होंने नंबर या सीरीज आप इसको मान सकते हो। ठीक, अच्छा, ये किसने बनाया था? तो टेड हॉफ और स्टैनली मजोर, दो नाम इसमें भी आएंगे। टेड हॉफ और स्टैनली मजोर। ठीक है, टेड हॉफ और स्टैनली मजोर जो है, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बनाया। इसके साथ एक और नाम आता है फेडेरिको फॉगिन, है ना, उसको भी अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना। फेडेरिको फॉगिन। ठीक है, ये 3 नाम है किसके लिए? माइक्रो प्रोसेसर के लिए। पहला टेड हॉफ, दूसरा स्टैनली मसोर और तीसरा फेडेरिको फॉगिन। इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर बनाया जो कि 4 बिट वाला था। किस कंपनी में काम करते थे ये? इंटेल में। कब बनाया गया था? 1971 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गई हमारे कुछ हिस्ट्री की बातें, है ना, जहां पर हमने अलग अलग चीज़ों की भाई माइक्रो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारी, उसके अंदर जो जो चीज़ें जरूरी होती है उनका आविष्कार कब हुआ था इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, इसको एक बार में फटाफट आपको बता देता हूं कि 1872 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन को जो है विलियम जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। कब? 1897 में। ठीक, उसके बाद में फिर अलग अलग ईयर्स में आपके अलग अलग आविष्कार हुए। 1904 में
में डिस्चार्ज ट्यूब अपग्रेड हुई, उसके बाद में डायोड ट्रायोड बना, उसके बाद में जो है आपका ट्रांजिस्टर बना, उसके बाद आईसी बना, आईसी के बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर बना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में धीरे धीरे चीज़ों का विकास होने लगा। ठीक है स्टूडेंट, इतनी कहानी यहाँ तक कि सबको समझ में आती है। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको नाम अच्छे से याद रखना है, किसने किस चीज़ का आविष्कार किया है वो याद रखना है, ठीक, और उसके अलावा ईयर याद रखना है। ठीक है, जो जरूरी चीज़ है वही मैंने आपको यहाँ पर करवाया है। ठीक है भाई, मिटा दो इसको, बोलो जरा फटाफट। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग डालो, ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी की शाखाएं। क्या लिखोगे, ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी की। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की कई सारी ब्रांचेस हैं भाई। देखो जैसे जिस चीज़ में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करोगे वो उसकी एक अलग ब्रांच बन जाएगी, है ना। जैसे मान लो मुझे मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, तो अगर नैनो साइज़ की चीज़ें बनाने में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ में करूँगा तो वो क्या हो जाएगी, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या हो जाएगी वो, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, इसी तरीके से जिस भी चीज़ में आप उसका यूज़ करोगे वो उसी का जो है, जैसे बायोलॉजी में अगर मैंने यूज़ कर लिया तो मैं क्या कह दूंगा उसको, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कह दूंगा, बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कई सारी ब्रांच है, तो क्या सबको हमको पढ़ना है कि सबको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, देखो और भी मैं एक दो नाम आपको बता देता हूं, जैसे ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो इस तरीके से जिस भी फील्ड में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करोगे वो उसकी एक ब्रांच बन जाती है। ठीक, हमको पढ़ना है दो ब्रांच। कौन कौन सी ब्रांच पढ़नी है, हमें पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन कौन सी ब्रांच पढ़ना है, दो ब्रांचों के नाम लिख लो फटाफट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये लिखो, ऐसे कॉलम बना के लिख लेना। इन दोनों में हम डिफरेंस भी बता देंगे एक ही साथ, और साथ में उसको जो है डिफाइन भी कर दूंगा। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो ऐसी ब्रांचेस हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपके प्रश्न बनते हैं, इसमें से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, चलो तो ये अलग अलग बना लिया। अब लिखो जरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं उसमें सिग्नल जो होंगे वो कौन से होंगे, डिजिटल सिग्नल होंगे। पहली लाइन लिखो, डिजिटल सिग्नल होंगे। कैसे सिग्नल होंगे, डिजिटल। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सिग्नल भी कैसे होंगे, एनालॉग होंगे, एनालॉग सिग्नल होंगे। ठीक है, अच्छा फिर देखो डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होता है। डिजिटल सिग्नल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ तो ये है कि डिजिटल सिग्नल में आप ये कह सकते हो कि भाई जैसे नंबर्स में बात की जाती है, किस में बात की जाएगी, नंबर्स में हमारे बात की जाएगी। नंबर्स का मतलब जैसे बाइनरी नंबर जिनको हम कहते हैं, है ना, 0 1 2, इस तरीके से कंप्यूटर जो है या सिस्टम जो है वो नंबर्स की लैंग्वेज में आपसे कम्युनिकेट करेगा या आपस में कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो किसका यूज़ होता है इसके अंदर, बाइनरी नंबर्स का, बाइनरी नंबर्स का जो है इसके अंदर यूज़ होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर्स का इसके अंदर यूज़ होगा। ठीक, अच्छा फिर एनालॉग जो है, एनालॉग में किसका यूज़ होगा, इसमें जो यूज़ होता है इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स का यूज होता है। किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब कि विद्युत स्पंदन। किसका यूज होता है, विद्युत स्पंदन। ठीक है, तो दो चीजें तो क्लियर हो गई कि डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, है ना। यहां पर बाइनरी नंबर्स का यूज होगा, यहां पर किसका यूज होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का या इलेक्ट्रिक स्पंदन, विद्युत स्पंदन का। ठीक, इसके अलावा देखो कि डिजिटल सिग्नल जो होता है हमारा, है ना, डिजिटल सिग्नल में जो आपका सिग्नल है वो आपको लगातार नहीं मिलता है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। डिजिटल सिग्नल जो होता है वो कैसा होता है, ग्रुप्स में आता है ना। जैसे कि मान लो एक सिग्नल आया, कुछ नंबर्स आए इसके अंदर, फिर उसके पीछे दूसरा सिग्नल आएगा, उसमें भी कुछ नंबर्स होंगे। इस तरीके से ये सिग्नल काम करता है।
बात समझ में आ रही कि जैसे डिजिटल सिग्नल अगर मुझे किसी को देना है तो डिजिटल सिग्नल में बाइनरी नंबर यूज होगा। तो बाइनरी नंबर मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ नंबर्स का एक कोई ना कोई मतलब होगा। जैसे मैंने 4 नंबर इकट्ठा लिखे तो उनका कोई मतलब होगा। तो ये इस तरीके से ग्रुप्स में जाता है ना। पहले एक कोड चला गया, उसको कोड बोल सकते हैं हम। एक कोड चला गया फिर दूसरा कोड जाएगा, इस तरीके से। तो मतलब कि इसमें जो सिग्नल्स हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? कंटिन्यूअस। अब ऐसा नहीं है कि बीच में आपका सिग्नल टूट जाएगा, है ना। वो जो गैप है वो बहुत कम होता है, जो हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। बट सिस्टम की लैंग्वेज में उस सिस्टम को उसको समझने के लिए टाइम मिल जाता है, ठीक है। अब ये जो आपके सिग्नल है एनालॉग, इसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फ्लो। मतलब आप कह सकते हो कि यहां पर जो सिग्नल है वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। यहां पर सिग्नल कंटिन्यू नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, तो डिजिटल सिग्नल जो है वो किस तरीके के सिग्नल है? इसमें बाइनरी नंबर का यूज होगा, ग्रुप्स में आएंगे और जो है कंटिन्यूअस नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर विद्युत स्पंदन होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो कंटिन्यूअस होगा और सिग्नल कैसे होंगे? एनालॉग होंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई। अच्छा देखो, एक और चीज इसमें समझो कि हमें इसको केवल जनरल स्टडी के पर्पज से ही पढ़ना है ना। हमें हमारा एग्जाम क्लियर करने के उद्देश्य से इसको पढ़ना है। इसमें हमें एक्सपर्ट नहीं बनना है। जो चीज़ें लोग जैसे मान लो जो इस फील्ड से आते हैं उन्हें तो सारी चीज़ें पता ही होंगी, बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, जो इस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको भी ज़्यादा टेंशन लेने की, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशियंट है, ठीक। अच्छा, अगली हेडिंग डालो अब, टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनको एक एक करके आपको समझना है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल दो, टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए शब्द, ठीक। तो देखो, सबसे पहला सेमीकंडक्टर है, इसको तो हम पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहला क्या था? सेमीकंडक्टर, इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक। इसके बाद हेडिंग डालो इंडक्टर। क्या हेडिंग डालोगे? इंडक्टर। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्रेरक। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? प्रेरक। इंडक्टर क्या होता है? तो देखो, इंडक्टर को समझो कि इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है ना। ध्यान से सुनना शब्दों को। क्या करता है इंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेता है। क्या कर लेता है? विद्युत ऊर्जा इस तरफ होगी और वो किस में इसको स्टोर करेगा? चुंबकीय ऊर्जा में इसको स्टोर कर लेगा। चुंबकीय ऊर्जा में उसको जो है एक तरीके से चेंज कर देगा, बदल देगा, ठीक है। जैसे कि देखो, एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। कभी आपने ये देखा होगा कि बचपन में कभी एक्सपेरिमेंट हमने किया होगा, है ना। या फिर उसको आप यूँ समझे कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट सबने सुना होगा। इलेक्ट्रिक मैग्नेट ऐसा डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं और वो चुंबक बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो वैसे ही ये सेम वही डिवाइस है। जैसे मान लो आप एक लोहे का कोई कील वगैरह लो, है ना, लोहे की रॉड लो छोटी सी, उसके अंदर उसके ऊपर कॉपर का पूरा वायर इस तरीके से लपेट दो और उस वायर में दोनों तरफ से अगर आप करंट फ्लो करोगे तो ये जो आपकी जो आयरन की रॉड है या कील है ये क्या बन जाएगी? चुंबक बन जाएगी। बात समझ में आ रही? तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये क्वाइलिंग की कर रखी है यहाँ पर। तो ये जो आपका इंडक्टर है ये भी एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से क्वाइल ही होता है। इसका एक और नाम आप लिख सकते हो क्वाइल। इसको एक और नाम से क्या पुकारा जाता है? क्वाइल। क्वाइल को हिंदी में कहते हैं कुंडली, ठीक है। क्वाइल का मतलब कुंडली, और इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है रिएक्टर। क्या कहा जाता है? रिएक्टर। रिएक्टर का मतलब है इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर कह लो, क्वाइल कह लो या रिएक्टर कह लो, तीनों एक ही चीज के नाम है। काम क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करेगा, है ना। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलेगा, है ना, और बदलने के बाद वो स्टोर कर लेता है। मतलब कि आप एक समझ लो कि छोटा मोटा स्टोरेज डिवाइस है। इसका एक और नाम का है क्वाइल। क्वाइल का मतलब सभी समझते हैं, किसी भी मेटल वायर को
अगर हम इस तरीके से गोल गोल घुमा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉइल बन जाता है। और जैसे ही उसको आप गोल गोल घुमाओगे, कॉइल बनाओगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती है, वो कई तरीके के नए नए काम कर सकता है। जैसे कि पंखे में आप देखोगे, कभी आपने खोला इलेक्ट्रिक फैन, उसके अंदर कॉइलिंग होती है, मोटर के अंदर कॉइलिंग होती है, छोटे छोटी कॉइल्स लगा के हम कई सारे सर्किट्स बना सकते हैं, है ना। इवन इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट भी कर सकते हैं कॉइल की मदद से, है ना। देखो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के हम कह सकते हैं रिवर्सिबल है, कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बदल सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में भी बदल सकती है ना। जैसे मान लो कॉइल है एक, इस कॉइल के अंदर अगर मैं मैग्नेट को तेजी से इस तरीके से गुजारता हूं, पास करता हूं, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। और अगर इस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करूंगा तो यहां पर क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। बात समझ में आ गई। तो ये पहला हो गया। दूसरा लिखो रेजिस्टेंस। दूसरा क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस। हिंदी में इसे कहेंगे प्रतिरोधक। ये लिख लिया भाई, मिटा दो इसको। चलो दूसरा लिखो रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक। रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक। अब इसके तो नाम से ही क्लियर है ये क्या काम करेगा। ये किसी ना किसी चीज़ को रोकने का काम करेगा। किस चीज़ को रोकता है भाई, ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। किसको रोकता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकेगा। मतलब मान लो मेरे पास एक सर्किट है, एक बल्ब है, इस बल्ब में मैंने जो है बैटरी लगा रखी है। अब यहाँ पर कहीं पर भी मैं एक सर्किट में जो है एक रेजिस्टेंस ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर देता हूँ, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के जो फ्लो है, जो वोल्टेज है, उसको कंट्रोल करेगा, है ना। मैं जितना चाहूँ उतना ही करंट इसके अंदर में भेज सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैंने 1 एम्पियर का या 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो उसमें उतना ही करंट जाएगा, 2 ओम का लगाया तो उसमें उतना ही करंट जाएगा। कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट को कंट्रोल करता है या उसको फ्लो होने से रोकता है। भाई जैसे मैं यहाँ से 10 एम्पियर भेज रहा हूँ करंट, पर इधर एक ही जा रहा है, बाकी का 9 एम्पियर इस रेजिस्टेंस ने क्या कर लिया, रोक लिया। बात समझ में आई। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका काम है रोकना, प्रतिरोध करना, है ना। अच्छा, ये किसका बना होता है, ये मेटल वायर का ही, मेटल का ही बना होता है ना। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देख लो जल्दी से, बिल्कुल शॉर्ट में। देखो, अगर आपने कोई मेटल का तार लिया, अगर वो मोटा है साइज में, तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, उसका रेजिस्टेंस जो है कम होगा। अगर वो पतला है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है ना। मोटा वायर है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से फ्लो हो सकता है। करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है मतलब रेजिस्टेंस क्या है, उसका कम है। पर अगर वायर पतला है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा। भाई घर में जब कभी भी हमारे यहाँ पर वो फ्यूज़ उड़ जाता है ना, तो फ्यूज़ में हम क्या करते हैं, फ्यूज़ में एक वायर को हम वापस से बांध देते हैं, ठीक है। तो वो फ्यूज़ वायर क्या होता है, वो भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है। जैसे ही लोड बढ़ता है तो वो वायर उस करंट को अंदर जाने से रोकता है, और रोकेगा तो वो गर्म होगा तो वो जल जाएगा, टूट जाएगा, और आपका सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का काम है धारा को रोकना। अच्छा, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। इसको कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो देखो, इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, इस तरीके से। हाँ, और इसको यूरोपियन कंट्रीज जो है ना, उस यूरोपियन कंट्रीज में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यूरोपियन सिंबल है और ये बाकी की पूरी दुनिया का, मतलब अमेरिका का अमेरिकन सिंबल है ये, पर उसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, और यूरोपियन कंट्रीज में उसको इस तरीके से शो किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के बारे में बात हो गई। अगली बात लिखो। अच्छा, रेजिस्टेंस 2 प्रकार के हैं, एक लीनियर है ना। चलो अभी तो मैं और इसकी डिटेलिंग पे आऊँगा तब बता दूंगा। अगला लिखो कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर में लिखो, कैपेसिटर क्या है। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैपेसिटर क्या है भाई। इसको हिंदी में हम कहेंगे संधारित्र। क्या कहेंगे इसको, संधारित्र। संधारित्र का मतलब है कैपेसिटर। क्या करता है ये संधारित्र जो है, कैपेसिटर, ये जो एनर्जी है, एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी को किसके फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में, आवेश के रूप में एकत्रित रखता है।
चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, संधारित्र एनर्जी को चार्ज के रूप में आवेश के फॉर्म में एकत्रित रखता है, एनर्जी के चार्ज के रूप में उसको स्टोर करके रखता है, उसको हम कहेंगे कैपेसिटर। आप ये भी कह सकते हो कि एक छोटी मोटी आप इसको बैटरी मान सकते हो, है ना, स्मॉल साइज की बैटरी है, बट इसमें क्या है, ये बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाता है और बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है क्या करता है, एनर्जी को चार्ज या आवेश के रूप में संचित करके रखता है। ठीक है, इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था, इसका जो आविष्कार है वो जॉर्ज वॉन ने किया था, जॉर्ज वॉन ने इसका आविष्कार किया था। इसको जो है फेराडे, है ना, फेराडे जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका यूनिट होता है, क्योंकि चार्ज को मापने की यूनिट क्या है, फेराडे है ना। एक फेराडे के अंदर जो है 96,500 कूलाम चार्ज होता है। ठीक है, तो फेराडे चार्ज को मेजर करने का यूनिट है। जॉर्ज वॉन ने जो है इसका आविष्कार किया था और इसका काम क्या है, एनर्जी को चार्ज के रूप में एकत्रित करके रखना, एनर्जी को चार्ज के रूप में क्या करके रखना, एकत्रित करके रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर जो है, चूँकि टाइम हो चुका है, तो इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक की जो चीज़ें हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो भाई, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ तो आपको ये चीज़ यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, बाद में आपको खाली एक बार इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप इसको ये जितनी चीज़ें, देखो रोज़ का काम अगर रोज़ करते रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, अगर इकट्ठा कर लिया आपने तो आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक, चलो तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ तो ज़रा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, किसके अंदर अध्ययन करेंगे, तो सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन फ्लो की स्टडी कर रहा हूं, दैट मीन्स कि उस ब्रांच को मैं क्या कहूंगा, उस ब्रांच को मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर इतनी बात। चलो अगली चीज बताओ कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें वर्ड आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन। देखो ये हमको याद रखना है कि टेक्निकली इलेक्ट्रॉन की खोज विलियम क्रूक्स ने ही की थी, बट अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या नाम लिखोगे, जे थॉमसन। ठीक है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जे थॉमसन का ही नाम आपको कहीं पर भी मिलेगा। तो जे थॉमसन ने खोज कर दी। फिर बताओ जरा 1904 में क्या हुआ था। अगला आ जाओ, 1906 में क्या हुआ था, ट्रायोड बना था डी फॉरेस्ट ने। ठीक है, आपका ली फॉरेस्ट ने जो है ट्रायोड बनाया था। ठीक, हाँ, ली डे फॉरेस्ट ने ट्रायोड बनाया था। उसके बाद बोलो, उसके बाद एम्पलीफायर किसने बनाया, हाँ 1947 में, वेरी गुड। उसके बाद बोलो अगला, हाँ ट्रांजिस्टर को अपग्रेड किसने किया था, मोहम्मद अटल्ला। क्या नाम था, मोहम्मद अटल्ला। और उसका नाम क्या था, उस अपग्रेडेड ट्रांजिस्टर को उन्होंने क्या नाम दिया था, मॉसफेट। वेरी गुड, ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक, अच्छा फिर 1971 में क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर भी अनदर इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको कभी भूलना नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा बनाया गया था, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी, टेड हाफ, और वो जो नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद की कहानी तो जो है डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें हैं, तो जो बेसिकली आपके ईयर्स और हिस्ट्री का 3-4 पॉइंट है उनको अच्छे से याद रखना है ना, और जहाँ जिस पॉइंट में जो चीज़ याद रखने वाली होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद हम अगला जो इसका पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्लियर, चलो, थैंक यू वेरी मच।